गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार आमने सामने। हम आज फिर भौतिकी के प्रश्नों के साथ जो अभी कुछ दिन पहले ही जेई के पेपर में पूछे गए हैं, थोड़ा सा विश्लेषण भी समझ लें, फिर प्रश्न भी कर लेंगे। सबसे पहली बात ये कि जो दो इम्पॉर्टेंट बातें या टॉपिक्स मैंने आपको शुरू से ही बताए हैं, जैसा हमने शुरू में कहा था कि मैकेनिक्स तो पूरी फिज़िक्स का बेस है। बहुत ज़्यादा प्रश्न मैकेनिक्स से पूछे गए हैं, लगभग 25 से 30% प्रश्न। 2 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स से दूसरा नंबर है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें भी 20 से 30% प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चों, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स से 50% से भी ज़्यादा पेपर कवर हुआ है। सोचिए, 2 यूनिट 50% से ज़्यादा कवर कर रही हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि अब पेपर तो हो गया, इसलिए क्योंकि हमारा एम तो है बेटा 2021 का पेपर क्रैक करना। तो ये प्रश्न करना सिर्फ एक मील का पत्थर है, हमारी मंजिल नहीं, लक्ष्य नहीं है, है ना। तो हमें तो उसी को ध्यान में रखना है कि उसके लिए ये समझ के, देख के, पढ़ के कैसे फ़ायदा हो। मैजिकल ट्रिक्स हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे बच्चों, मैं उसी पे ही आने वाला हूँ। हमारा जो एम है पेपर करने का, मैं आपको पढ़ाते समय भी कहता हूँ स्मार्ट टेक्निक्स, अपने क्वेश्चंस कराते समय भी यूज़ करता हूँ स्मार्ट टेक्निक्स। जो पुराने पेपर आईआईटी के हमने किए उसमें भी हमने यूज़ की थी स्मार्ट टेक्निक्स। तो इस वाले आईआईटी के पेपर में क्यों नहीं यूज़ करेंगे स्मार्ट टेक्निक्स? हम बिल्कुल करेंगे बच्चों। और मैं चाहता हूँ कि बार बार आप वही चीज़ें दिमाग में लाते रहें, उन्हीं को रिवाइज़ करते रहें, ताकि आपकी भी एकदम पक्की आदत हो जाए स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ करने की। और हमारा जो एम है कि आप अगले जेई से पहले बन जाए स्मार्ट स्टूडेंट्स, वो पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर विशिंग हैप्पी टीचर्स डे। इट्स एन ऑनर टू बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, एंड आप लोगों का इतना प्यार मिलता है तो इससे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं जेई के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। जैसा मैंने कहा, मेरा एम ये बिल्कुल नहीं कि इनको मैं सब्जेक्टिव तरीके से, लंबे तरीके से सॉल्व करवाऊं। वो तरीका तो आप सीख ही रहे हैं, साल भर में हम सीखते ही रहेंगे। हम जब पढ़ते हैं भाई ऐप में, पहले सब्जेक्टिव तरीका, लंबा तरीका ही सिखाता हूं, कंसेप्ट जो है, बाद में शॉर्ट ट्रिक, और उसके भी बाद स्मार्ट टेक्निक से सॉल्व करना हम सीखते हैं। तो चलिए भाई, ये पहला क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, मैग्नेटिज्म से। जैसे ही आपने देखा बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ, हम प्रश्न करते समय भी ये सीखेंगे कि कैसे प्रश्न को जल्दी से पढ़ना है, कैसे ऑप्शंस को एनालाइज करना है, और जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है सही तरीके से स्मार्ट टेक्निक से। 2 मैग्नेट दिए हैं, पी परमानेंट मैग्नेट है। ये पढ़ते पढ़ते ही ऑप्शन देखा, ऑप्शन में 2 चीज़ें पूछी गई हैं भाई, धारणशीलता और निग्राहिता, कोअर्सिविटी और रिटेंटिविटी। परमानेंट मैग्नेट के लिए हाई कोअर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी। ट्रांसफॉर्मर में कौन सा काम में आ रहा है? वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा ना। तो उसमें हम क्या चाहते हैं? एरिया कम से कम हो, एरिया कम से कम, लॉस कम से कम। याद है ना, जितना कम एरिया उतना कम लॉस हो जाएगा भाई। तो लॉस कम करने के लिए दोनों ही लो, तो P के लिए हाई हाई और T के लिए लो लो काम में लेना है। कहाँ है भाई? देखें, हाई लो गलत, P के लिए लो हाई भी गलत। ज़्यादा कुछ पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है बच्चों। कंसेप्ट या मेन बात क्या है? कोअर्सिविटी, रिटेंटिविटी। लो एंड लो, आहा, लो और लो मिल गया, जल्दी टिक करो, हाई हाई नहीं होने वाला है। हो गया प्रश्न। तो अब इसी तरह जल्दी जल्दी और समझते हुए करेंगे, ताकि आपकी आदत ऐसी बन जाए अगले जेई से पहले।
ओमेगा दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हाफ रोटेशन का टाइम। यहाँ कभी कभी जल्दबाजी में गलती हो जाती है, जो बातें ध्यान से पढ़ने की हैं उन्हें दिमाग में रखना है। प्रश्न करते समय ये नहीं होना चाहिए कि हाफ रोटेशन का 0.2 है तो टाइम पीरियड 0.2 ले लिया, टाइम पीरियड 0.4 होगा। यहाँ पूछा है मैक्सिमम, ये तो हमने पढ़ रखा है भाई, जो क्रैश कोर्स में पढ़ा था, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन नहीं दिया, मैक्सिमम में साइन ओमेगा टी तो आएगा नहीं, बी ए ओमेगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी। अब ऑप्शंस पे आई जल्दी से। ऑप्शंस में -5, -5, -6 और मान में फ़र्क है, तो हमें एग्जैक्ट मान नहीं चाहिए बेटा, हम अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। रख देते हैं, b कितना दिया है 5, 10 की पावर -5 पाई स्क्वायर, मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था, बताया था, 10 रखो जल्दी। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 1/10 स्क्वायर करने पे 1/100 और 2 पाई तो काम में आ गया। टाइम पीरियड है 0.4। ठीक है भाई, हो गया प्रश्न। अब आप पावर में मत जाओ, सबसे पहले वैल्यू चेक करो। ये हो गया 40, ऊपर है 10, 0.25 या 2.5 या 25, ऐसा ही आंसर हो सकता है। कहाँ है भाई? देखो, मैं आपको कई बार ये कह चुका हूँ कि ऑप्शंस कभी भी मन से नहीं दिए जाते, सोच के समझ के दिए जाते हैं कि क्या आप जल्दी कर सकते हो। मैं पावर निकालने में क्यों मेहनत करूं जब मुझे पता है कि 0.25 या 2.5 और कुछ पावर आएगी, तो आगे सॉल्व नहीं करना है बच्चों, सीधे 2.5 वाला आंसर टिक कर देंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, ऑप्शन ने बताया कि 2.5 का एक ही ऑप्शन है। अगर 5 आता है आंसर तो पावर भी सॉल्व करनी पड़ती, क्योंकि पावर में 5 में 2 पावर दी हुई है, पर 2.5 में एक ही पावर है। पावर निकालने में 10 सेकेंड भी क्यों एक्स्ट्रा दें? टाइम ही सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स होता है जेई में बच्चों। ये तो आपको सीधे कई प्रश्न फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं जेई मेंस में, ये भी उन्हीं में से है भाई। शॉर्टकट फॉर्मूला अगर याद है, कुछ करना ही नहीं था, सीधे मान दिए हैं। देखिए, ओमेगा दिया है 10, वर्क कर दिया स्क्वायर, एक्स 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो 100 का भी स्क्वायर। वैसे तो सेंटीमीटर में ही था तो कोई दिक्कत नहीं थी। 2 और जी को 10 मान लें। वैसे क्वेश्चन में जी नहीं दिया है तो हमें 9.8 लेना चाहिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। हो गया भाई, जल्दी से देखिए, फिर वही बात, ये तो सब पावर्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं। वैल्यू 25/2, 12.5, तो 125 चाहिए, 125 एक ही ऑप्शन है भाई। जल्दी जल्दी वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि टाइम मत लगाओ क्वेश्चन करने में, फटाफट वैल्यू देखो, आंसर टिक कर दो। यंग्स मॉड्यूलस निकालना है बच्चों। आप कहीं भी सॉल्यूशन देखो, इक्वेशन बना के ए बी सी सॉल्व करेंगे, वो स्मार्ट टेक्निक नहीं है। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, जो स्ट्रेस के डायमेंशन वही यंग्स मॉड्यूलस, फोर्स और एरिया। फोर्स दिया हुआ है, ध्यान दो, और एरिया भी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी का तो काम ही नहीं, क्योंकि फोर्स और एरिया ही तो चाहिए होता है। सीधे आंसर मैं तो बिना ऑप्शन देखे भी लिख सकता हूँ, F1 A-1 और V0। कहाँ है भाई? F1 A-1 V0।
ABC सॉल्व करने में फंसेंगे, मेरे ख्याल से कम 1 मिनट तो खर्च होगा ही होगा। क्यों इन्होंने ऐसी विमाएं पूछी, क्यों ये डायमेंशन पूछे? कोई भी पूछ लेते, एनर्जी पूछ लेते, मोमेंटम पूछ लेते, कोई भी और चीज़ पूछ लेते। पर अगर आपको ये समझ में आया कि यंग्स मॉड्यूलस तो फोर्स अपॉन एरिया है, निकालने की ज़रूरत नहीं। फोर्स अपॉन एरिया और वेलोसिटी तो आएगा ही नहीं, सीधे आंसर टेक कर सकते हैं। UI इलास्टिकली 3m से टकराता है, V निकालना है। अब भाई सबसे पहली चीज़ इलास्टिक कोलिजन है, तो एक तरीका तो होगा लंबा तरीका कि हम उसके लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग करें, ज़्यादा मेहनत ज़्यादा समय लग जाएगा। जल्दी करने के लिए बेटा इसका इनिशियल x एक्सिस में है और फाइनल y में, तो इसको x में लेना पड़ेगा। तो x में इसको कितना मिलेगा? मास 3m है, इसका m, इसका 3m, तो 1/3। तो इसको वेलोसिटी मिल गई इधर u/3। इसी तरह इसको v में फाइनल मिली, फाइनल वर्टिकल में नहीं थी, ऊपर नहीं थी, तो इसको नीचे जाना पड़ेगा कितने से? 1/3 v/3, u/3 से इधर, v/3 से इधर, इसीलिए तो इनके बीच में गया। बस ये जैसे ही आपने लिखा, अब क्वेश्चन फटाफट जल्दी से हो जाएगा। क्या चाहिए भाई हमें? वेलोसिटी v चाहिए और इलास्टिक कोलिजन है। एक लाइन और लिखनी है। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी 12m u², 12m v², 3m v²/9 और u²/9। क्वेश्चन हो गया बेटा। देखिए 12m, 12m, 12m कट गया, u², 3u²/9 मतलब u²/3 इधर भेज दो, u² माइनस u²/3, v²/3 और v² प्लस v²/3। 2u²/3, 4v²/3, v बराबर u/√2, v बराबर u/√2, u/√2। तो दो स्टेप, एक तो मास 3 गुना है तो वेलोसिटी 1/3 1/3 कर दी और एनर्जी में डाल दिया। ये क्वेश्चन देखिए भाई, आप इसको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हो और शायद आपने किया भी होगा अगर आता है तो, लेकिन उसमें बहुत मेहनत और समय लगेंगे। और विश्वास करो बच्चों, पूरे इंडिया में ऐसे ही कराया जाता है। पर उत्कर्ष क्लासेस में स्मार्ट टेक्निक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ स्मार्ट टेक्निक सीखें, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, पहले कंसेप्ट तो आना ही चाहिए और उससे हम हल करते ही है, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बाद में यूज़ करते हैं स्मार्ट टेक्निक। अगर स्मार्ट टेक्निक नहीं लगी तो कंसेप्ट से तो हल करना आता ही है। अब ध्यान दो, क्या वंडरफुल सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहली चीज़, अगर मैं a को r के बराबर कर दूं तो मेरा डायग्राम ये हो जाएगा। ये a है, मतलब P पॉइंट है और ये O, तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स इधर आ जाएगा। जब a r के बराबर, फोर्स वर्टिकल हो गया, कितना फोर्स चाहिए उठाने के लिए? mg। a को r रखो, mg आना चाहिए। a को r रखो, यहाँ आ रहा है √3 mg, गलत। a को r रख दो, आ रहा है mg। a को r रख दो, आ रहा है mg। a को r रख दो, √3 mg, गलत। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, इस तरह से कोई भी नहीं बताता या सिखाता है कैसे हम जल्दी कर सकते हैं।
सिर्फ टॉपर्स यूज़ कर पाते हैं ये टेक्निक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ताकि हम सब इसे यूज़ करें और सब के सब शानदार परफॉर्मेंस आईआईटी में शो करें अगले जेईई मेंस में। तो देखिए भाई, 2 ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो चुके हैं, बचे सिर्फ 2 ऑप्शन। 4 में से 2 फटाफट हट गए। अब क्या करें, ध्यान से सुनो। अगर ए को बहुत ही छोटा कर दें तो हमारा डायग्राम ये हो जाएगा। बस ये इतना सा है ए, जरा सा, यानी लगभग 0। तो लगभग 0 मान पे जैसे ही ये थोड़े से भी फोर्स से खींचेंगे, ये इसके ऊपर रोल होगा और रोल होते ही ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ जाएगा यानी थोड़े से फोर्स पे ही। इसका मतलब जब A टेंड्स टू 0, फोर्स भी टेंड्स टू 0 चाहिए होगा। ओ, A को 0 रखने पे 0/0 नहीं भाई, इनडिटर्मिनेट नहीं। A को 0 रखने पर 0 टिक करो जल्दी। मैंने पेन सिर्फ डायग्राम आपको समझाने के लिए चलाया है इस क्वेश्चन में, जिसे हम टफ क्वेश्चन का नाम देंगे बच्चों। पेन भी नहीं चलाया, किस बात का टफ। तो उत्कर्ष क्लासेस के स्टूडेंट्स आप हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स बन रहे हैं, आपके लिए कोई क्वेश्चन टफ नहीं होगा जब आप ऐसी स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ करना शुरू करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस में अभी से पहले से ही, तो मैं आपको ये बता दूं कि हम बार बार ये करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं और उससे जल्दी से जल्दी आंसर निकालते हैं। स्मार्ट टेक्निक का मतलब क्या होता है? ऑप्शन से आंसर निकालना, पेन का मिनिमम उपयोग करना है। तो टिक कर दिया भाई। चलिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 450 और 300। टेंशन का रेशो निकालना है बच्चों। ये तो हमें पता है कि टेंशन रूट में आता है और टेंशन निकालना है तो स्क्वायर करना होगा। मतलब आंसर तो रूट में कभी नहीं आएगा। उल्टा रूट होता भी तो हट जाता, यहाँ तो रूट है ही नहीं 450 और 300। तो जब स्क्वायर करूंगा T1/T2 निकालने के लिए, स्क्वायर आएगा या ना आए, रूट तो नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, रूट रूट रूट। क्या करूं मैं अब? कुछ करने की ज़रूरत थी इस क्वेश्चन में? आप सॉल्व करके निकालना चाहो, आपका स्वागत है, कर सकते हैं। कुछ मेहनत नहीं ज़्यादा लगेगी, लेकिन 10 सेकेंड भी अगर 10 क्वेश्चन में बचे बच्चों तो 100 सेकेंड होते हैं। 100 सेकेंड में आप स्मार्ट टेक्निक से 5 क्वेश्चन कर सकते हो एक्स्ट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 220 वोल्ट तक चार्ज किया और 2.5 के साथ जोड़ा। लॉस ऑफ एनर्जी, हीट का लॉस, ऊष्मा की हानि। फॉर्मूला याद है ना? C1 C2 ट्वाइस C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये तो होगा ही होगा फॉर्मूला लॉस ऑफ एनर्जी। एक है 5 और एक है 2.5। अगर इसे C माने तो ये है 2C, तो C इंटू 2C ट्वाइस ऑफ C प्लस 2C। बच्चों नीचे 3 आएगा ही आएगा, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पे 220 का स्क्वायर हो रहा है जो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 3 कट नहीं सकता यहाँ से। यहाँ 210 होता तो 3 से कट सकता है, 220 और 3 तो कैंसिल नहीं होंगे, 3 तो बचेगा ही बचेगा नीचे। इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब 121 या 1210 ये अब हमें हल करना पड़ेगा, पर 2 ऑप्शन। भले ही ये क्वेश्चन हुआ नहीं, पर हम स्मार्ट टेक्निक लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा दिमाग धीरे 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 उसी तरह से चलना, दौड़ना, सोचना, समझना, सीखना शुरू कर दे। तो अब इसको हल तो करना ही पड़ेगा, तो हल करते हैं। सूत्र तो लिखा ही हुआ है सामने, ध्यान से देखिए। C का मान हमने C 2.5 को माना था और क्वेश्चन में माइक्रो में दे रखे हैं 10 की पावर -6 48400। अब ये तो पता है कि 121 तो बनना ही है, 10 टाइम्स बने या ना बने वो तो बनेगा, हमें पावर देखनी है।
तो ये हो गया भाई 10 की पावर -4, 484, 3 8 ज़ा 24। मैं इसको 0.8 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे पता है कि 121 तो आना ही है। 10 की पावर -4 बच गया, 4 8 ज़ा 32, है ना। तो ये मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि वैल्यू तो ये बननी ही बननी है। C1 C2 अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, ये रहा फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रख दें। अब ध्यान दीजिए ये कितना बनेगा भाई, ये तो बन जाएगा 304, कुछ भी मान बने, मुझे मान पे ध्यान ही नहीं देना है। ये पता है कि आंसर फर्स्ट या फोर्थ में से ही आने वाला है, 5 नहीं आएगा नीचे, 3 नीचे आ रहा है, तो 3 से डिवाइड करना है। ठीक है भाई, हल कर दे। चलो इसी को काट दे, ये कैंसिल पूरा नहीं होगा। अब आप ये देख लो बस, अगर मैं इसे 8 कर देता हूँ तो -5 हो जाएगी पावर, तो -5 पावर के साथ सॉल्व कर ले। ये देखिए यहाँ पे -3 दोनों में आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसे -3 पावर कर दूँ। तो -3 करने से क्या होगा, एक वैल्यू ही बचेगी। अच्छा, ऊपर 2 C थे, एक C कट गया है, तो 1 माइक्रो कट गया। मैं एक बार वापस लिख देता हूँ ताकि आपको ये पावर का कंसेप्ट समझ में आ जाए सॉल्व करना। ध्यान दीजिए, C1 भी माइक्रो में है, ये देखिए, और C2 भी माइक्रो में है। तो 2 माइक्रो आए तो कभी कभी हम क्या गलती करते हैं, -6 और -6, पर नीचे भी तो 1 माइक्रो है बेटा, ये रहा, ये भी माइक्रो, ये भी माइक्रो, तो ये कुल मिला के माइक्रो में आने वाला है कि नहीं। तो माइक्रो एक ही काम आएगा, 2 नहीं। यहाँ माइक्रो लिखोगे, यहाँ माइक्रो लिखोगे, यहाँ माइक्रो लिखोगे, फिर काटोगे, एक ही बार लिखो, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए जल्दी से एक बार लिख देते हैं। C1 है 5, C2 है 2.5, ट्वाइस इनका योग 7.5। मैं वैल्यू रख रहा हूँ, माइक्रो माइक्रो और माइक्रो, एक माइक्रो ऊपर लिखूंगा, और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर 220 इंटू 220, एक ही बार लिखेंगे, 2 लिखोगे फिर काटोगे, टाइम फालतू में नहीं खराब करना है भाई। हाँ भाई देखिए, जैसा मैंने कहा था, एक 3 नीचे आएगा, आ गया। अब 2 से इसको काटा। अब देखो कैलकुलेशन भी जल्दी करना सिखाता हूँ। 220 को लिख देता हूँ 110 इंटू 2, एक 110 है, इसको 110 इंटू 2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि 5 2 ज़ा 10 और 11 11 ज़ा सबको याद होता है, 22 ज़ा न भी हो तो 11 11 ज़ा 121, 5 और 2, एक 10 एक 10 एक 10 और -6 -3, 121/3 10 की पावर -3, 121/3 10 की पावर -3, सीधे आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन भी आप जल्दी कर पाओ, ये भी ध्यान रखना है। हम स्मार्ट टेक्निक यूज़ करें और कैलकुलेशन में टाइम ख़राब कर देंगे तो फ़ायदा कम हो जाएगा। यहाँ पे भाई पाथ डिफरेंस निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास है x का फॉर्मूला y स्मॉल d बाई कैपिटल D। अब बेटा जल्दी से स्मॉल d और कैपिटल D पे ध्यान दो। स्मार्ट टेक्निक क्या कहती है देखो, स्मॉल d है 1 mm, कैपिटल D है 1 मीटर। पावर कुछ भी आए, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यानी x का मान y के बराबर होगा। मान कह रहा हूं, पावर नहीं, पावर अलग आएगी, वैल्यू तो y की होगी। y कितना दिया है 1.27, आंसर 1.27 इंटू 10 की पावर में आना चाहिए। वैल्यू कोई और नहीं हो सकती बेटा, कोई और नहीं हो सकती। 1.27
बच्चों फिर से बता रहा हूँ क्यों इन्होंने ऐसे ऑप्शन दिए, क्योंकि अगर हम सोच पाएँ समझ पाएँ कि ये तो 1 1 दिए हैं, वैल्यू पावर कुछ भी हो x की वैल्यू y के बराबर ही होगी, तो x की वैल्यू y के बराबर एक ही ऑप्शन में दे रखी है, केवल फर्स्ट, और किसी में भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो आप जल्दी आंसर निकाल सको। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, मैं ये क्वेश्चंस क्यों इस तरह से करा रहा हूँ, मैं भी इनको सब्जेक्टिव तरीके से लंबे तरीके से करा सकता था, पर हमारा उद्देश्य है कि जब हम अगले साल जेई का एग्ज़ाम दें तब तक हम परिपक्व हो चुके हों, मैच्योर हो चुके हों और स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ करने की हमें आदत हो चुकी हो। ऑल्सो जब मैं क्लास में कहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव में जेई में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे जो स्मार्ट टेक्निक से होते हैं, तो ये प्रूव भी हो रहा है, ये तो जेई के ही क्वेश्चंस हैं, कोई मना नहीं कर सकता। तो जेई के क्वेश्चंस में हम स्मार्ट टेक्निक लगा रहे हैं, यानी लगती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में और जल्दी आंसर आते हैं, हमें उस तरह से सोचना और सीखना है। प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है 60 डिग्री पर, स्पीड दे रखी है, पिच डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है बेटा। पिच का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एम वी कॉस थीटा बाय क्यू बी। रख दें वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, पाई में तो चाहिए और माइक्रोमीटर में चाहिए, तो पाई को तो अलग कर दो। प्रोटॉन का मास 1.67 10 की पावर -27, चार्ज भी 1.6, बी कितना है 2। पावर पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वैल्यू ही अलग अलग है, पावर तो सब माइक्रो में आएगी, क्यों मैं इसमें समय खराब करूँ, सिर्फ वैल्यू निकालने पे ध्यान देंगे बेटा। तो पाई अलग छोड़ दिया, 2 m है ये, v कितना है भाई 10, और cos थीटा हो गया 1/2। ओके, बस अब जल्दी से कर देते हैं, ध्यान दीजिए भाई। 2 पाई m, पावर किसी की भी नहीं लिख रहा हूँ, v cos थीटा 60 डिग्री cos 60 हाफ बाई q, और b दिया हुआ है 2। एक 2 और एक 2 कैंसिल हो गया, क्यों ना इसे भी काट दिया जाए, लगभग मान में काफ़ी फर्क है, 10 30 50 80। पिच की बात की गई थी भाई, 2 पाई एम वी कॉस थीटा बाई क्यू बी पिच की वैल्यू होती है, बस हो गया 3.14, और साथ में है इंटू 10 कर दें। स्पीड 10 दे रखी थी, v की वैल्यू 10, cos थीटा 60 डिग्री ही लिख दूँ, अच्छा ये तो फॉर्मूला है, cos 60 की वैल्यू ध्यान से देखिए, cos 60 रख दिया। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, अगर आपको पिच याद है सीधे आंसर निकाल सकते हैं। प्रोटॉन दे रखा है, प्रोटॉन का चार्ज 1.67 10 की पावर -27, सॉरी मास, और चार्ज है 1.6 10 की पावर -19, बी दिया हुआ है 2 मिली टेस्ला, 60 डिग्री एंगल और पिच निकालना है, सीधे आंसर आ जाएगा। तो कई बार बच्चों आपको, जैसे ही आपने देखा सभी के सभी माइक्रोमीटर में हैं और पाई भी सभी में आ रहा है, तो पाई को छोड़ दो और बाकी सॉल्व करो और पावर मत देखो, बस 10 और एक 2 बचा, कितना हुआ 5 पाई, 5 पाई यानी 5 आना चाहिए, पाई आना चाहिए, कोई भी पावर आए और कोई वैल्यू हो नहीं सकती है क्योंकि पावर ही तो बची 5 के साथ, सीधे टिक कर सकते हैं। तो सॉल्व भी जल्दी जल्दी होगा जब आप ये देखो पहले कि ऑप्शंस क्या है। हम गलती क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते ही पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं, ऑप्शंस विकल्प नहीं देखते। यही मैं स्मार्ट टेक्निक में सिखाता हूँ ऐप में कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शंस पे ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन आपको आंसर खुद बता रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं
कि ये है, मैं ही हूँ आंसर, ये चिल्ला रहा था मैं आंसर हूँ, पर हम सुन नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान तो क्वेश्चन करने में रहता है, ऑप्शन की बात सुनते नहीं हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले सुनना चाहिए ऑप्शन क्या कहना चाहते हैं। वो चिल्ला के बता रहे हैं कि मैं आंसर हूँ, ठीक है भाई, मान लेते हैं आपकी बात और टिक कर देते हैं कि आप आंसर हो। यहाँ पे ग्रेविटी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है बच्चों, और पार्टिकल वैसे ही चल रहा है। तो क्या फॉर्मूला है आपके पास? y और x में रिलेशन याद है ना प्रोजेक्टाइल में? इस फॉर्मूले में g की जगह कौन सा एक्सेलरेशन रख दो? इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सेलरेशन QE/m, खत्म। पार्टिकल हॉरिजॉन्टली चल रहा है, थीटा 0 हो गया, थीटा 0 तो ये हट गया, ये हट गया, माइनस तो केवल डायरेक्शन के लिए है। g की जगह QE/m 2u² cos 0 1 हो गया, x की जगह d QED² 2mu², QED² 2mv²। सीधे आंसर मिल जाएगा अगर आप प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन जानते हो, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस g की जगह QE/m। ऐप में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने पढ़ाई थी तब मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस में g की जगह QE/m रख के आंसर जल्दी निकाला जा सकता है। कैरियर और मैसेज के एम्पलीट्यूड दे रखे हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालने हैं, तो AC प्लस AM साइन ओमेगा MT ये है एम्पलीट्यूड। AC दे रखा है 5, तो मैक्सिमम हो गया 8, मिनिमम हो गया 5 - 3 2, 8/2 4/1। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले अगर याद हो तो। लेंथ चेंज हो रही है 0.02% से। डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी और वॉल्यूम एक जैसे हैं, बस रेसिप्रोकल, डेल्टा रो बाय रो माइनस डेल्टा वी बाय वी। और वॉल्यूम को क्या लिखते हैं 3D में अगर बात करें, क्योंकि ये मेंस का पेपर है, यहाँ लिखेंगे नहीं, पर हम मान लेंगे कि ये 3D के लिए भी एप्लीकेबल होगा। और एक जैसा आइसोमेट्रिक एक्सपेंशन, हर दिशा में एक जैसा प्रसार है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू L की पावर 3, चाहे πr² L बोलो, है तो R भी लंबाई ही, अतः डेल्टा V/V 3 डेल्टा L/L। डेल्टा L/L 0.02%, तो 0.06% आंसर हो गया। सीधे एक स्टेप और दूसरा स्टेप। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, फिर वही बात, सबसे पहले ऑप्शंस देखें, दोनों प्लस, दोनों माइनस, दोनों प्लस, लेकिन J और K और J प्लस K सब अलग अलग हैं। वैल्यू मत निकालो, डायरेक्शन पे जाओ, सीधे डायरेक्शन पे ध्यान दे भाई। करंट जा रहा है बच्चों यहाँ क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करंट जाएगा तो नीचे आ गया मैग्नेटिक मोमेंट -J। यहाँ भी करंट इधर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज आ गया इधर -I। -I -J, जल्दी टिक करो, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन हमें बताते हैं कि हमें कैसे जल्दी सोच के क्वेश्चन करना है। वैल्यू निकालने में क्यों टाइम खराब करेंगे, क्यों मेहनत करेंगे, सीधे सॉल्व हो जाता है। चलिए, एरिया, टाइम और मोमेंटम, एनर्जी पूछा है।
क्या ABC इक्वेशन बना के सॉल्व करें जैसे पूरा इंडिया करता है? बिल्कुल नहीं। हम उत्कर्ष क्लासेस से जुड़े हैं, हम स्मार्ट स्टूडेंट्स बन रहे हैं। ध्यान दीजिए, एनर्जी होता है फोर्स इनटू लेंथ, और फोर्स होता है dp/dt। मोमेंटम टाइम, हाँ, क्योंकि मोमेंटम टाइम दे रखे हैं तो p/t आ गया। अब ये आप खुद बता सकते हो, लेंथ को एरिया में क्या कर दे? एरिया का स्क्वायर रूट। आंसर कहाँ ABC इक्वेशन बना के सॉल्व करने बैठेंगे भाई? देखिए, P1 T-1 A हाफ है भाई, है ऑप्शन P1 T-1 A हाफ। तो ये फिर से जल्दी हो गया। फिर वही बात, बार बार मैं क्यों ये बातें दोहरा रहा हूँ? ताकि दिमाग में एकदम पक्के से सेट हो जाए और हम अगले साल जेई में सबसे आगे निकले बच्चों। ऑप्शन नहीं देखते हैं, आता है क्वेश्चन, इक्वेशन बनाई, याद है ना तरीका? सभी के डायमेंशंस विमाएं लिखते हैं, फिर 3 इक्वेशन बनाते हैं, तीनों ABC सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। ऑप्शन आपको बता रहे हैं जल्दी कर लो, सुनो तो सुनो बच्चों ऑप्शन की बात और कर लो जल्दी। अरे ऐसा क्वेश्चन तो मैं पहले भी दे चुका हूं पेपर में, आपको मॉडल पेपर में भी आया था। E और B दे रखे हैं और गति की दिशा चाहिए। E क्रॉस B होती है, E क्रॉस B, E है K I माइनस J, K क्रॉस I J, K क्रॉस J माइनस I और माइनस प्लस I प्लस J की दिशा आनी चाहिए भाई। I प्लस J सिर्फ एक ऑप्शन है, कुछ भी नहीं करना, सीधे क्रॉस प्रोडक्ट लो, आंसर निकाल दो। तो मॉडल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन हम दे चुके हैं उत्कर्ष क्लासेस में, लगभग वही का वही क्वेश्चन आ चुका है ये 2 दिन पहले, कुछ दिन 3 दिन पहले एग्जाम में। दो स्फीयर है, रेडियस R और R के, पोटेंशियल एट सेंटर चाहिए। देखिए बच्चों, मेरे जो तरीके हैं वो सच में एकदम रिवॉल्यूशनरी हैं, एकदम डिफरेंट हैं, और सोच भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से है। फिर से देखो मैं इसे कितने शानदार तरीके से हल करता हूँ, जिसमें हल ही नहीं करता हूँ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? एक R है और एक R है, और दोनों पे कुल मिला के चार्ज Q है। अब लंबा तरीका जिससे पूरा इंडिया करेगा, सारे बच्चे करेंगे, वो तो क्या है, हम भी पढ़ चुके हैं। R की वैल्यू अलग निकालो, और मतलब R और R के रूप में Q की वैल्यू निकालो। इस पे पहले Q1 मान लो, इस पे Q2 मान लो, Q1 और Q2 के मान निकालो Q के रूप में, जिसमें R और R आएंगे। हमने भी हल किया है ऐसे। फिर विभव में रख दो, पोटेंशियल में रख दो, सॉल्व करो। अरे ये तो बोलने में ही बड़ा लंबा लग रहा है, करने में क्या होगा? देखिए मेरा तरीका, स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर रख दो। इसका मतलब दोनों स्फीयर बराबर रेडियस के हैं, यानी एक तरह से ये स्फीयर और यहीं पे एक और स्फीयर। अब कितना चार्ज आएगा दोनों पे? आधा आधा कर दे, Q/2 Q/2। तो पोटेंशियल कितना हुआ बेटा? K Q/2 बटा R, और इसका डबल। तो आंसर आना चाहिए KQ/R। कब? स्मॉल r को कैपिटल R रखो, KQ/R आना चाहिए। करो जल्दी, स्मॉल r को कैपिटल R रखो, 2KQ/R हटाओ भाई, स्मॉल r को कैपिटल R रखो, 2R स्क्वायर, आहा। स्मॉल r को कैपिटल R रखो, KQ/2, नहीं, 2KQ और ऊपर R, KQR, बिल्कुल नहीं। कहाँ है हमारा सॉल्यूशन? ये रहा बस। कुछ भी नहीं किया बेटा, सिर्फ R और R बराबर रख दिए, आ गया आंसर। ये होती है स्मार्ट टेक्निक। ऑप्शन पे ध्यान दिया और
छोटी सी चीज़ सोची। जो बच्चे नहीं सोच पाते हैं वो तो पूरा हल करने में लग जाते हैं और बहुत समय और मेहनत खराब हो जाता है। तो देखिए भाई, ओह ये तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन था। दो ही फॉर्मूले मैंने आपको याद करने को कहे थे, एक प्राइमरी सर्किट का x इक्वल टू आई रो, उस पर भी क्वेश्चन आ गया था, और एक सेकेंडरी सर्किट का। प्राइमरी वाला क्वेश्चन शायद 3 सितंबर के पेपर में आया था, x इक्वल टू आई रो पर, और दूसरा है v इक्वल टू एक्स एल। v कितना है 1.02, x कितना है निकालना है, l कितना है 51 सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर में ही चाहिए। इसको पॉइंट हटा के 100 कर दें, ये हो गया 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन n+1 से n में जा रहा है, तो 1/लैम्डा का फॉर्मूला होता है भाई 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z²। z की ज़रूरत नहीं, हाइड्रोजन एटम है। अगर इसको c से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ही पता लगानी है, बस इसको सॉल्व करना है। नीचे आप देख रहे हैं भाई n+1² और n² आया, ऊपर आ गया n+1² माइनस n²। a प्लस बी a माइनस बी लगाएं, a माइनस बी में n और n कट के 1 बचा, a प्लस बी में बचा 2n+1। n बहुत बड़ा है तो ये n बच गया, मतलब 2n हो गया। 2 से हमें मतलब नहीं, प्रोपोर्शनलिटी चाहिए। ऊपर n² n4, तो न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/n³। तो जल्दी से इस तरह से सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन है, इसका मतलब ये मीन पोजीशन पे माध्य अवस्था है, ये माध्य अवस्था है, ये आयाम है, ये आयाम है एम्पलीट्यूड, और ये भी आयाम है एम्पलीट्यूड। तो मीन पोजीशन पे 40 वेलोसिटी मैक्सिमम है ना। T/4 मीन पे 40 बिल्कुल सही। नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट T/4। स्पीड इज मैक्सिमम एट 3T/4, मीन पे स्पीड मैक्सिमम बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन मैक्सिमम 40, तो एक्सेलरेशन तो 0, ये गलत है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल एट T इक्वल टू T/8, निकाल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी ½ m²a², cos² ωt नहीं, sin² ωt, क्योंकि इक्वेशन cos की है। और पोटेंशियल एनर्जी ½ m²a² cos² ωt, tan² ωt इज 1, तो आपको मिला ωt इज π/4। अब ωt π/4 और वैसे तो ये याद होना चाहिए कि इतने टाइम पे एनर्जी इक्वल होती है, तो 4th सही हुआ। तो हमारा ऑप्शन 3 सही नहीं हुए हैं, मेंस में तो एक ही ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन ऐसे थे AB, ABC, ABCD, CD, इस तरह से। अब ध्यान से सुनो बेटा, क्योंकि ये मेमोरी रिटेंशन है ना, तो जो बच्चों ने बताया है उसी आधार पे हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। इसके जो ऑप्शंस थे उसमें 2 ऑप्शंस में तो C आ रहा था, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वो तो पॉसिबल ही नहीं, 0 है एक्सेलरेशन, वो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। तो जहाँ तक मुझे याद है शायद 3 ऑप्शन में आ रहा था, तो सीधे आप ABD टिक कर सकते थे, ये भी हल करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे वो वाले विकल्प नहीं लिखे हुए हैं
कि ए बी सी, ए सी डी, सी डी, इस तरह से। उसमें आप जैसे ही देखोगे कि सी गलत है, सी जिस में आ रहा है हटाओ, तो एक ही ऑप्शन बचता था ए बी डी, डायरेक्ट टिक कर सकते थे, पर मैंने हल भी करा दिया है। तो इसका आंसर वास्तव में हुआ ए बी डी, ये वाला जो विकल्प था वो टिक करेंगे। I1 और I2 दे रखे हैं भाई, तो I1 ओमेगा 1 प्लस, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, ये ओमेगा आ जाएगा। वैल्यू यहाँ पे ध्यान नहीं थी, बच्चों ने अलग अलग बताई, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐसे ही ले लिया है ताकि कंसेप्ट डिस्कस कर लें। वैल्यू तो जो होगी उसके हिसाब से रख के उत्तर आ ही जाएगा। तो इससे ओमेगा आ गया। अब आपको चाहिए टोटल काइनेटिक एनर्जी, हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा की ये वैल्यू रख देंगे, I1 I2 रख देंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल कंसेप्ट था। 700 नैनोमीटर पे 16 फ्रिंजेस बनती हैं, अतः y तो सेम है दोनों का, y होता है n लैम्डा d बाई डी, n लैम्डा d बाई डी। N1 है 16 जब 700 नैनोमीटर, N2 निकालना है जब 400 नैनोमीटर। तो जहाँ N1 में 16 बनती थी, वहाँ दूसरी वेवलेंथ में 28 बन जाएंगी। इम्पीडेंस दिया हुआ है और 45 डिग्री दिया है एंगल, tan 45 XL अपॉन R। ये 1 हो गया, तो XL और R तो इक्वल हो गए। तो Z होता है भाई रूट ऑफ, ये हो गया रूट 2 XL, तो XL हो गया Z बाई रूट 2। ठीक है, इसको 50 रूट 2 लिख दे। और लास्ट स्टेप XL होता है ओमेगा L, ओमेगा 2 पाई और फ्रीक्वेंसी 1000। तो L हो गया बच्चों 25 बाई फ्रीक्वेंसी 1000 है। ₹50√2 रखना है। ₹25√2 बाई पाई और 1000 से डिवाइड मतलब मिली, सो 25√2 बाई पाई मिली हेनरी। तो ये भी आसान था, जैसे ही आपने देखा 45 डिग्री एंगल है, XL और R बराबर हो जाते हैं। 10 रिवॉल्यूशंस करके बाहर आ रहा है बच्चों। तो 10 रिवॉल्यूशंस करके बाहर आ रहा है, इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन में जो पिच है उसका 10 टाइम्स कर दो। पिच 2 पाई m बाई क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा इंटू 10। ये 2m द्रव्यमान दिया है, मास यहाँ पे 2m है।
फिर से देखिए पाई एम क्यू बी वी, सब तो वैसे के वैसे ही रखने हैं, बस 10 से मल्टीप्लाई, m की जगह 2m और थीटा 60 डिग्री हाफ इंटू 10, 2 और 2 कट जाएंगे, 20 चाहिए बस आपको, बाकी तो सब सिंबल हैं, पाई एम वी बाई क्यू बी, तो 20 के साथ पाई एम वी बाई क्यू बी। तो ऑप्शन पे सबसे पहले नज़र जानी चाहिए बेटा क्वेश्चन पढ़ते ही, क्योंकि वो आपकी बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा समय कम कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट तक किया है और सी से जोड़ दिया है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने कर रखा है क्लास में। V कितना दे रखा है भाई 20, तो 20 इक्वल टू C1 V1 अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ा C1 प्लस C2, ये माइक्रो में है, ये भी माइक्रो में ले आऊं तो मुझे कहीं माइक्रो रखने की ज़रूरत नहीं, सीधे हो जाएगा। और पता है कि माइक्रो में ही आंसर आना था, तो 30 माइक्रोफैरड इसका आंसर हो गया। ये इंटीजर टाइप का था तो ऑप्शन नहीं है, वैल्यू है। एक और इजी क्वेश्चन, इजी हम बनाएंगे, ध्यान दीजिए। सिर्फ एक एंगल मुझे निकालना है, ये वाला R। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आर हुआ हाफ 30 डिग्री, तो ये एंगल आ गया बच्चों 30 डिग्री। अब देखिए कितना आसानी से जल्दी क्वेश्चन होगा। ये 30, ये ट्राइंगल में ये और ये सेम साइड, तो ये 30 तो ये भी 30, और ये रिफ्लेक्ट हुई है तो ये वाला भी 30 डिग्री, और 30 पे जब इंसिडेंट हुई बच्चों 60 पे आई, 30 पे अंदर गई, अंदर 30 पे आई तो बाहर 60 पे जाएगी। तो इस स्ट्रेट लाइन में ये वाली लाइन देखिए, ये 30 है, ये 60 है, 90, मतलब ये बचा हुआ एंगल भी 90 होना चाहिए। तो सही आंसर हो गया 90 डिग्री। तो इस तरह से आंसर 90 डिग्री आ गया। तो बच्चों जैसा मैंने शुरू में भी कहा था और बीच में भी बताया, ये मेमोरी रिटेंशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। हो सकता है कहीं कोई वैल्यू अलग हो जाए, पर ज़्यादातर जो बच्चों ने बताया है उसी आधार पे ये क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं, और ये वैल्यूज़ उम्मीद है कि पूरी तरह सही होनी चाहिए। तो हमने मुख्यतया ये बात ध्यान दी कि ऑप्शंस क्या बताना चाहते हैं, और उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करते हैं, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करने पे जल्दी और आसानी से सॉल्व होते हैं, बजाय कि जो सब्जेक्टिव तरीका है वो करें। तो जैसा मैंने बताया अभी उत्कर्ष क्लासेस में हम हमेशा ये सिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि स्मार्ट टेक्निक यूज़ करके स्मार्ट स्टूडेंट्स बना जाए। तो उसी को यहाँ पे मैंने दिखाया है कि किस तरह से जेई के क्वेश्चंस, हमारे क्वेश्चंस नहीं भाई, जेई के क्वेश्चंस जो 3 दिन पहले पूछे गए हैं, कैसे स्मार्ट टेक्निक से जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास से आप भी धीरे धीरे इसी तरह से सोचना शुरू करेंगे। जैसा हमने कहा उत्कर्ष के ऐप में तो हम सिखाते ही हैं कैसे क्वेश्चंस को स्मार्ट टेक्निक से सॉल्व किया जाए, और हर चैप्टर के लास्ट में जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ताकि वैसे ही सोचने की आदत हमारी हो जाए। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच बच्चों टीचर्स डे विशेस के लिए। इट मीन्स अ लॉट जब आप लोग विश करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, बहुत प्यार आप लोगों से मिल रहा है बच्चों, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया।
एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो आप तैयारी कर रहे हैं 2021 जेई के लिए, उसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बस इसी तरह सीखते रहे, जुड़े रहे उत्कर्ष क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों।